बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आज की खबरों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहली खबर, मौसम सरमा की छुट्टियों में प्राइवेट तालीमी इदारे खोलने पर पाबंदी आयद। छुट्टियों के दौरान स्कूल खोलने पर 2 लाख रुपये जुर्माना या लाइसेंस मंसूख होगा। वजीर आला मोहसिन स्पीड के साथ कमाल हिकमत अमली तय करने के भी माहिर निकले। 6 मकामात पर सिग्नल फ्री मंसूबा, रीडिजाइन, 70 करोड़ की बचत। पंजाब की सियासत में हलचल क्या, वो भी आपको बताएंगे। और लेस्को से अच्छी खबर मुश्किल से ही आती है। अब खबर है जी, लेस्को का कस्टमर इंफॉर्मेशन बिलिंग सिस्टम बैठ गया। वैसे क्या कमाल है कि ये हमेशा के लिए बैठ जाए, कभी उठ ही ना पाए, बल्कि मफलूज ही हो जाए। खैर, आज की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर पे चलेंगे। मौसम सरमा की छुट्टियों में प्राइवेट तालीमी इदारे खोलने पर पाबंदी होगी। राव साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। क्यों पाबंदी आयद की गई है, क्या मुहर्रकात हैं इसके? बुनियादी तौर पर तो जो छुट्टियां हैं वो तो हमने हमेशा ये देखा है कि वो 22 दिसंबर से या 23 दिसंबर से होती हैं और वो 2-3 जनवरी तक ये छुट्टियां रहती हैं। तो इस दफ़ा थोड़ा छुट्टियां भी 4 दिन पहले कर रहे हैं और स्मोक का एलिमेंट भी है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। फिर मास्क की पाबंदी को लाजमी करार दिया गया कि मास्क पहने। अब तो अल्लाह का शुक्र है 2-3 दिन से बहुत इंटेंसिटी जो है वो कम हुई है। मुझे ज़्यादा फील हो कम हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। आज भी 250 या 300 तो आज भी IQ लेवल जो है वो होगा। लेकिन इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव यही है कि कम से कम छुट्टियां अगर हों तो फिर प्रॉपर छुट्टियां हों ताकि बच्चे घरों में ही रहें। लेकिन छुट्टियां दी जाती हैं कि पाबंदियों पर अमल हो, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा मुख्तलिफ उसको बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है। शादियों का सीज़न तो है ही, तो साथ में आउटिंग पर पेरेंट्स जो है वो ले जाते हैं। तो ये जैसे कोरोना में होता रहा, आपको इल्म है कि छुट्टियां दी जाती थी कि घरों में रहें लोग, महदूद रहें, लेकिन लोग उसकी परवाह नहीं करते, फिर आउटिंग पे भी जाते हैं। तो सख्ती से अमल दरामद कराने का मकसद भी यही है कि कम अज़ कम उन 10-12 दिनों में लोग जो हैं वो उनको महदूद रखा जाए, बच्चे भी महदूद रहें। लेकिन ये हो नहीं पाता। इस पर 100% अमल दरामद बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स के नाम पे भी खुलते हैं, लेकिन अब तो हर चीज़ तय है, शेड्यूल ऑलरेडी तय है। लेकिन उससे कबल ही अब इसमें वाज़े तौर पर यह भी खबर में लिखा है कि असातिज़ा को स्कूल आने भी नहीं दिया जाएगा। इस पर भी पाबंदी आयद होगी। इरफान साहब, एक तो समर कैंप टाइप चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं, अगर 3-4 दिन का कैंप कुछ ऐसा लगा लेते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है पेपर्स जिन स्कूलों में हो रहे होते हैं वो नहीं छुट्टी दे, और जिन स्कूलों में पेपर्स नहीं हो रहे होते असातिज़ा इन छुट्टियों में नहीं आते हैं लिस्ट में, उनको बुला लेते हैं। बिल्कुल आना, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसकी बेसिक वजह जो है वो अर्निंग जो है उसको जनरेट करना है। एग्जैक्टली। तो उसमें आप समर कैंप लगा लेते हैं, उसमें आप कह देते हैं कि जी जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं आप लोग आएँ। और वजह ये होती है क्योंकि आप ये देखिए टाइम जो होता है ये 10 से 20 तक ये सैलरीज और जो उसकी फीसिस हैं, फीसिस जमा करवाने का टाइम होता है। सही। तो उसमें ये लोग ये करते हैं, जो प्राइवेट स्कूल ऑनर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी 100% जब तक रिकवरी नहीं होगी हम तब तक जो स्कूल जो हैं वो बंद नहीं करेंगे। वो रिकवरी करने के चक्कर में बच्चों की ज़िंदगियां भी दाव पे लगाते हैं। आप देखें, ये दाव पे लगाने की बात है कि आप स्मोक का ख़तरा जो है वो मौजूद है। स्मोक अभी भी है, आज भी 241-42 के करीब था एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसमें जो किसी का भी बाहर आना जो है वो उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब हुकूमत की तरफ से, जैसे राव साहब ने बात की कि ये 22-23 को छुट्टियां होती थी तो उसके बाद ये यकम तक जाती थी, लेकिन अब इसको 18 को जो है वो 4-5 दिन पहले से कर दिया गया। और उसकी बेसिक वजह भी यही है कि स्मोक क्वालिटी जो है, स्मोक की जो इश्यूज़ हैं इसके ऊपर जो है वो काबू पाया जा सके। और जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, जैसे फसलों की बाकियात जो हैं वो जलाई जाती थी, उसके ऊपर काफ़ी हैवी फ़ाइन किए गए।
मुकदमात का इंदराज किया गया, गाड़ियों की जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ थी उनकी पकड़ दकड़ की गई, दीगर जो इकदाम किए गए उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके अंदर बेहतरी आई है। जो इस वक्त हम 400 450 के करीब फेस किया करते थे वो अब 250 पे आ गया है, यानी कि 200% 200 जो है उसके अंदर कमी आई है। तो इस कमी को बरकरार रखने के लिए जब तक ये ऐसे इकदाम नहीं किए जाएंगे इसका कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होगा। आपने शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो है वो उसके अंदर ये चीज़ें हैं कि आप जो स्मोक छोड़ने का बायस बन रही थी फसलें की बाकियात, उसके ऊपर हैवी फाइन कर दिए, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काबू पाया, फिर इसी तरह स्कूल की छुट्टियां जो हैं वो उसके अंदर पहले से ही उसको अनाउंस कर दिया, कुछ दिन पहले ही उसको अनाउंस कर दिया। तो ये सारे बेसिक फैक्टर यही है कि आप स्कूल्स और लोगों का कम से कम जो है वो घरों से बाहर निकलना उसको यकीनी बना सके। और इसी के लिए कल सीओल एजुकेशन की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए, ऑर्डर जारी किया गया था कि 2 लाख रुपया फाइन होगा। आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, रिवायत ये है कि जो कोई भी फैसला होता है सरकारी स्कूलों पे उस फैसले को लागू करना एक चैलेंज बन जाता है। सरकारी स्कूल पे सरकारी- हो सॉरी जाता है, प्राइवेट स्कूलों प्राइवेट स्कूल्स के सॉरी ऊपर मैंने प्राइवेट स्कूलों पे कहना था। सो अब यहाँ पर जितना मर्जी आप चेक एंड बैलेंस रख लें, राव साहब चैलेंज तो है कि है challenge, आपने बिल्कुल। कहीं क्योंकि पर schools स्कूल की बंद तादाद- करके आप अंदर पेपर्स ले रहे होते हैं, कहीं पर टीचर्स बैठ के काम कर रहे होते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। स्कूल्स की तादाद चूंकि प्राइवेट बहुत ज़्यादा है, 5-5 मरले में भी स्कूल हैं, 3-3 मरले में भी स्कूल हैं, और ये जो ट्रेंड बढ़ता चला गया चूँकि हमने सरकारी स्कूल्स की जो हालत है वो अपने नारों में, वादों में, मंशूरों में तो रखी, लेकिन इन फैक्ट उनकी हालत जो है वो बदकिस्मती से बदल नहीं सके। अभी रिसेंटली की मिसाल आप देखें कि चीफ मिनिस्टर साहब, मॉडल टाउन में स्कूल है, मॉडल टाउन में सरकारी स्कूल है जो कि इंतहाई पोश एरिया है और पाकिस्तान बनने से पहले का पोश एरिया है। वहाँ के सरकारी स्कूल में जब गए थे तो बच्चे टाटों पर बैठे हैं और खस्ता हाल हैं, वॉशरूम्स की सूरत हाल इस तरह की है। यानी हमने ना तो सरकारी स्कूलों में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और ना ही जो म्यार तालीम है उसको बुलंद कर सके। अब इसकी म्यार तालीम की अगर बात कर लें तो बहुत सालों से आप मैट्रिक और इंटर के रिज़ल्ट देख लें, मैट्रिक के ख़ास तौर पर हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी सरकारी हैं, लेकिन बहुत सारे पोजीशंस में सरकारी स्कूल्स के बच्चे आते थे। कभी सेंटर मॉडल लोअर माल, कभी सेंटर मॉडल रेटिगन रोड, कभी समनाबाद, इसी तरह से बाकी DPS की इवन। लेकिन हमने किया क्या है, किया ये है हमने कि म्यार तालीम को और प्राइवेट जो स्कूल माफिया था वो माफिया से माफिया ही है। वो आप जो मर्जी कहें कि खिदमत कर रहे हैं या समाजी शोबे में बड़ी वो खिदमत, लेकिन वो माफिया ही हैं। वो सवाए माल बनाने के, सवाए पैसे बनाने के और कोई काम वो कर नहीं रहे, उनको किसी की हेल्थ से लेना देना नहीं है। ये जो शिकायत आती हैं कि फ़लाँ प्राइवेट स्कूल भी खुला है, फ़लाँ प्राइवेट स्कूल भी खुला है, ये इसी वजह से आती हैं कि उनको कोई कंसर्न नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना मर्जी हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट पाबंदी लगाए, गवर्नमेंट छुट्टियां दे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उन्होंने टीचर्स से काम प्रॉपर लेना है और टीचर्स की तनख्वाहें बड़ी, बहुत सारे प्राइवेट जो सेक्टर है वहाँ पर टीचर्स की तनख्वाहें बड़ी शर्मनाक हद तक कम है, यानी 10-10, 15-15 हज़ार आज के दौर में भी। जबकि फ़ीसों की अगर बात करें तो फ़ीसें भारी भरकम ये लेते हैं, और फिर अगर लेट हो आपको और कोविड के दौरान जो सब होता रहा वो किसी से ढका छुपा नहीं, उससे लोग भी बड़े परेशान रहे हैं। खैर ये एक चैलेंज भी है, लेकिन वाज़ेह तौर पर प्राइवेट स्कूल वाले ये सुन लें कि अगर मौसम सरमा का अनाउंस हुई है, इस दौरान स्कूल खोले गए, पेपर्स लिए गए, टीचर्स को बुलाया गया, तो इस पर 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। 2 लाख भरने के लिए तैयार हो जाए, इसके लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आज जी बात कर लेते हैं 6 मकामात पर सिग्नल फ्री मंसूबा रीडिज़ाइन, 70 करोड़ की बचत होगी। टीपा मुसलसल वर्किंग करके मंसूबे के डिज़ाइन पर नजरसानी, तवील इंटरैक्शन को कम करने और इस फॉल्ट की बचत से लागत में 70 करोड़ रुपए कमी आई है। जी इरफान साहब ना देखिए, वज़ीर आला किन पंजाब मंसूबों ने की वैसे बात हो रही है, मुझे समझ भी नहीं आई वैसे भी। ये 6 चौक हैं हाँ ऐसे, जिसमें कादर तोपास चौक, खोखर चौक है, फिर इसके साथ साथ उसी रोड के ऊपर खयाबान अमीन के जो रोड है इसके ऊपर ऐसे 6 पॉइंट थे जिसको
फ्री कॉरिडोर दिया जा रहा था, सिग्नल फ्री। वो नजरिया पाकिस्तान रोड है, इसमें ऐड कर लें कि गज्जू मता नश्तर चौक बिल्कुल, है, निश्तर चौक भी है। शिमला पहाड़ी चौक जो सबसे ज्यादा अच्छा, इम्पोर्टेंट। यहाँ बाकी इन पॉइंट्स पे ट्रैफिक बहुत होती ट्रैफिक है। का बहुत बड़ा इशू था। लेकिन बात जो मैं इस पे करने वाला था कि वज़ीर आला पंजाब ने जब ये ओहदे का हलफ उठाया था तो उसके बाद उन्होंने जो मीटिंग की थी उसके अंदर ये बात की थी कि आपने जब काम करना है तो ऑनरशिप के साथ करना है, कि ये सूबा आपका है, ये शहर आपका है और ये आपने लोगों की फलाह के लिए काम करना है। तो इसमें इस खबर के मुताबिक जो 70 करोड़ रुपए की बचत की गई है, ये वही ऑनरशिप है कि आप ऑनरशिप लें कि ये अवाम के पैसे हैं, अवाम के पैसे हैं और इसका ज़िया नहीं होगा। इसके लिए जो भी जो तरीक़ाकार अपनाया जाए वो उसको अडॉप्ट किया जाए और उसके ऊपर वर्किंग की जाए। इस खबर के मुताबिक जो प्रोजेक्ट लाए गए थे उसमें रीडिज़ाइन किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा नहीं, इतने पैसों से ये नहीं बनेंगे, इसको मज़ीद कम किया जाए, इसके ऊपर जो फजूल चीज़ें आप लोगों ने ऐड कर दी हैं उसको ख़त्म किया जाए। और इसके साथ साथ गवर्निंग बॉडी ने इसकी अप्रूवल दे दी और ये 1300 मिलियन यानी 1 अरब और 30 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने थे, जिसकी मंजूरी पंजाब गवर्नमेंट ने भी दी। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग चेयर की खबर के मुताबिक, तो उस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब ने ये इंदिया दिया कि अगर आप इन पॉइंट्स पर इस तरह से काम करें, यानी उनको गाइडलाइन भी दी। तो जब वो गाइडलाइन अडॉप्ट की टीपा ने, जो कि उनको पहले कर लेनी चाहिए थी, जब अडॉप्ट की तो उसमें से ये 70 करोड़ रुपए की बचत हुई है कि आप और अब ये जो प्रोजेक्ट जब आपके पास आते हैं उस वक्त तो बताया 60 करोड़ में होगा जो 1 अरब 30 करोड़ में होने जा रहा था। महल बना देंगे हम, यहाँ पे इसकी नहरें बना देंगे। वो पेपर वर्क के अंदर सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके साथ साथ पैसे का ज़िया भी होता है। हम अक्सर बात करते हैं कि अगर हम इस तरह इसको ट्रैफिक को चलाएंगे तो क्या होगा, इसके बाद हम इसको परमानेंट जो है इसका सलूशन क्या निकाले। इसके ऊपर वर्किंग की जा रही है। जो टीपा का असल बेसिक काम है, बेसिक काम है, वो ज़ैली इदारा बनाया इसी काम के लिए गया था कि आप स्टडी के हवाले से आप स्टडी करें, स्टडी करने के बाद जो वहाँ पे बेहतरी हो सके उसको करें। लेकिन हमारे जो पहले प्रोजेक्ट थे उसके अंदर हमने जो फुकदान देखा था टीपा का और दीगर डिपार्टमेंट्स का, वो यही था कि टीपा कहता था कि ये रोड नहीं बन सकता, ये यू टर्न ऐसे नहीं बन सकता। लेकिन क्योंकि उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उस वक्त के जो अहदेदार थे, वो कहते थे नहीं नहीं, हुक्मरान ने कह दिया हम फौरी इसके ऊपर अमल दरामद कर देंगे। और बाद में क्या होता था कि अवाम की जेबों से मजीद पैसे निकाल कर उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दिए जाते थे, जो कि एक सरासर ज्यादती थी एक आम आदमी के साथ, आपके साथ, मेरे साथ, राव साहब के साथ या बाकी जो लोग हैं उन लोगों के साथ, कि उनके पैसों का ज़िया क्यों किया जा रहा है। अब जो है इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वर्किंग करवाई जा रही है, प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर स्टडी करवाई जा रही है। जितने भी चौक रीडिज़ाइन किए जा रहे हैं उसके ऊपर जहाँ पे टीपा से ली जा रही है मदद ली जा रही है, वहीं पे दीगर डिपार्टमेंट जो हैं उनको भी कहा गया है कि वो भी इसके ऊपर जो है वो अपनी अपनी तजावीज़ दें, जिसके अंदर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट है, टीपा है या एलडीए या दीगर जो डिपार्टमेंट हैं वो तमाम के तमाम जो है बेहतर कोऑर्डिनेशन से आप अच्छा काम कर सकते हैं। जब वो बेहतर कोऑर्डिनेशन करते हैं तो उसके बाद ये चीज़ें बेहतर होती हैं। और इस खबर के मुताबिक भी वो जो प्लान बनाए गए थे उसकी मंजूरी भी दे दी गई थी। लेकिन जब वज़ीर आला पंजाब के पास आए, क्योंकि उन्होंने इस सूबे को ऑनरशिप लेकर इसके ऊपर काम किया है कि अवाम का पैसा अवाम के ऊपर लगना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक दफा एक चीज डिजाइन कर लें फिर बाद में आपको याद आए 70 करोड़ रुपए से आप बचाते हैं। इसका मतलब है कि आपने जो पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर जो उसका बिल्कुल लगने जा रहा था, जो सरकारी अफसरों और कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब में जा रहा था, यानी 60 करोड़ में अगर काम हो सकता है तो फिर ये 1 अरब 30 करोड़ में यही काम होना था। अगर जो काम अब 70 करोड़ में करने जा रहे हैं तो और अच्छी चीज ये भी रिवायत पहली दफा किसी ने रखी है कि आप पैसे बचा रहे हैं। यहाँ पे तो लागत हर मंसूबे की डबल हो जाती है, 10% तो एस्केलेशन होती है। वही ना, काम होते होते पता चलता है कि जी अब इतने पैसे मजीद चाहिए, एस्केलेशन होती है और उसके बाद फिर वो पता चलता है। ये आपको मिसाल दे देता हूँ कि जो फरदौस मार्केट का जो पहला मेगा प्रोजेक्ट था बुज़दार सरकार का, वो उसमें बड़ा ये कहा गया जी 13 करोड़ रुपए की बचत की गई है, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पर 36 करोड़ एक्स्ट्रा लगा दिए गए हैं। वही ना, मैंने कहा ये रिवायत जो है पहली, और आज भी वो सीवरेज के मसाइल वहाँ पर छोड़ गए। राव साहब माजर, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
पार्टी रहनुमाओं को नाराज जालों से राब्ते का टास्क दे दिया गया है। पंजाब की सियासत में हलचल का सिलसिला शुरू तो हो ही चुका हुआ है। राव साहब, देखिए, कल काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं सियासी उफक पर, जो कि जंग का ज़िला था और मुख्तलिफ अजला से साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की बड़ी तादाद में कल मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। और ये ज़्यादातर वो लोग थे, फैसल जबवाना या सरगाना और दीगर लोग, जो कि ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं, जो एक प्रेशर ग्रुप बना था 22 लोगों का, वो भी हैं। उसके अलावा आसफ मुआविया और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं, वो तो हर कोई जोड़ तोड़ में आजकल मसरूफ़ है, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तो इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी अपने तौर पर नाराज़ जो रहनुमा हैं उनके साथ राब्ते किए जा रहे हैं, कहीं हो भी चुके हैं, और उनको वापस पार्टी में लाने। तो पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, यानी स्ट्रगलिंग फेस में है अभी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप पीपल्स पार्टी को देखते हैं तो पीपल्स पार्टी के पास अटक से लेके मुल्तान तक सिर्फ एक कौमी असम्बली की नशिस्त है, जो कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब वहाँ से MNA बने और स्पीकर भी हैं। तो इसी तरह से मुल्तान से रिसेंट जो एक बाई इलेक्शन हुआ, उसमें गिलानी साहब के साहबजादे इलेक्शन में कामयाब हुए। तो अब इसके साथ पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा एक्सेल करने की ज़रूरत है और अपना एजेंडा जो है वो उसको ज़्यादा मार्केट करने की ज़रूरत है निस्बतन मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम लीग नून का चूँकि बेस कैंप जो पंजाब है, इसी तरह से मुस्लिम लीग नून को सिंध में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सियासी जोड़ तोड़ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। वहाँ पर MQM के साथ, GDA के साथ, मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ एक ऐसा इत्तेहाद बनाया जा रहा है जो एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद, और उसमें कोशिश तो ये की जा रही है, बशीर मेमन साहब को मुस्लिम लीग नून ने सिंध का सदर बनाया है, तो इसीलिए बनाया कि कम अज़ कम जो पार्टी को ना सिर्फ मुनज़्ज़म किया जाए बल्कि पीपल्स पार्टी के जो एंटी जो कुव्वतें हैं उनको इकट्ठा करके एक प्लेटफार्म पे तो एक नया सियासी महाज वहाँ पर जो वो कायम किया जाए, ताकि सिंध में चूँकि पीपल्स पार्टी का बेस कैंप है और वहाँ पर पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना, आप गवर्नेंस के ऊपर बात करें या ना करें, लेकिन वहाँ पर सिंध के लोगों को मैंने खुद भी देखा है। मैं खुद भी सिंध के 2-3 शहरों में जब फ्लड था तो हालांकि सब कुछ गिर चुका है, लेकिन वो जिंदा भुट्टो का नाम लगाते हैं, वो लगाते हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, वो जिए भुट्टो का नारा लगाते हैं। हालांकि उनका सैलाब में हर चीज़ बह गई है, वो इसमें कोई वो आर महसूस नहीं करते कि वहाँ पर उनको कोई फैसिलिटेट किया गया है या नहीं किया गया, गवर्नमेंट उनके लिए क्या, लेकिन वो जिए भुट्टो का नाम जरूर लेते हैं, वो वोट भी। और वहाँ पर तो सारी जमातों को जो मर्जी कर लें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा। पंजाब में थोड़ी सूरत हाल डिफरेंट है। अब हम जब भी पूछते हैं कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो भी अपनी जगह पर हैं। ना तो वो कोई कन्वेंशन कर सकते हैं, ना वो कोई गेट टुगेदर हैं। अभी रिसेंटली मेरी बात हो रही, 2 दिन पहले बात हो रही थी, तो मैंने कहा कहते मैं मकाम नहीं बता सकता, लेकिन हमारी खुफिया मीटिंग चल रही है। यानी जिस तरह से तंजीमें बातचीत करती हैं खुफिया, उस तरह से एक सियासी जमात की खुफिया मीटिंग, तो ये तो रिवायत है। तो, और मेरे ख्याल से ये खूबसूरती भी होती है। खूबसूरती नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो आपको देनी चाहिए। आपने 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनको बिल्कुल उनके साथ आप करें, लेकिन बतौर जमात इसमें हम सवाल भी करते हैं मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी, पीपल्स पार्टी से भी। वो कहते हैं PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जब बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो लेवल प्लेइंग फील्ड को वो किसी और तरह से जोड़ते हैं। वो 2018 के हालात से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये हर किसी की, हर जमात की अपनी ऑब्वियसली हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़िम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और खबर ये है, लेस्को का कस्टमर इंफॉर्मेशन बिलिंग सिस्टम, यानी यहाँ जहाँ से कस्टमर इंफॉर्मेशन लेते हैं, मेरा तो ख्याल ये है कि इनका बिलिंग करने वाला सिस्टम ही बैठ जाना चाहिए, जान ही छोड़े लोगों की। इरफान साहब क्या कहेंगे आप? फिर भी नहीं जान छूटेगी, क्योंकि आप सुकून में है। नहीं आपके सोलर पैनल है, आप सुकून में है। नहीं सोलर पैनल कहाँ है इस मौसम में? देखिए सोलर कम चलता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, इस खबर के मुताबिक जो कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है
वो बैठ गया है और बिलों का इजरा नहीं हो रहा। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ मैनुअल बिल बनाए जा रहे हैं। ये ना समझे कि बिल नहीं आएंगे, बिल नहीं बनेंगे। और उसमें ज्यादा उसमें इशू क्या आ रहा खराबी, है, हाँ। उसमें इशू क्या आ रहा है कि आप मैनुअल बिल बना के दे रहे हैं और बैंक उसको रिसीव करने से इनकार कर रहे हैं कि भाई अच्छा। ये मैनुअल आप लेके आ गए हैं। इस तरह Exactly, ये ये चीज जो मैं है, कहती हूँ कि इनके तो मतलब कुर्बान जाने को दिल करता है। दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है और ये वापस आ रहे हैं। और हम ना, सारा किसी से हमने पार हर जाया जगह के करो। ऊपर बैक गियर लगाया हुआ है। हम सही बात पीछे है। जा रहे हैं। हाँ। हम अंदाजा आगे लाओ। जाने की बजाय बैक गियर पे जा रहे हैं कि पूरी दुनिया कार्ड सिस्टम के ऊपर चली और गई। हम आज manual पे आ गए। आज भी अच्छा, हमको नहीं, हाथों से बिल बना एक- के दे रहे हैं। एक अच्छा ना- तेरे अन्य यूनिट होए, चलो ये ले चले जाओ। और दुनिया बैंक वाले कहते हैं online पे आ रही है। नहीं। और इससे क्या होगा कि आवाम को डबल बिल अदा करना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ जो बिल आएंगे वो आपको डेफिनेटली पिछला बिल लग के पिछला आएगा और बिल लग जुर्माना के भी आएगा। लगेगा उसके साथ साथ। तो आवाम को इसमें खुश होने की और वो जरूरत नहीं। ठीक कराने में जो 3-4 महीने लग जाएंगे ना, वो एक फिर अलहदा ना से अजाब आपको पिछले भुगतना कई पड़ता है। दिनों राव से साहब, 10 सेकंड है सिर्फ। कैंपेन चल रही है कि हम जो लेस्को नहीं, तमाम डिस्कोज वापडा यानी तमाम जो इसकी डिस्कोज है वो तकरीबन 48 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और उसमें 1.5 करोड़ यूनिट का बिल लोगों से चार्ज करते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि ये फिर सारा इसी कभी आपका सिस्टम बैठ जाता है, कभी आपका भट्टा बैठ जाता है। लेकिन लोगों का कोई ख्याल कर लें, लोगों के पास यकीन कीजिए कि लोग बहुत परेशान हैं बिलों की वजह से, ऑलरेडी ओवर बिलिंग की वजह से। लेकिन फिर ये जब इस तरह की हरकतें आती हैं कि मैनुअल बिल बनता है और लोग दर बदर की ठोकरें खाने में मजबूर होते हैं, पैसे लेके खड़े हुए और नहीं। और इश्यू ये है और कि ये मैनुअल बड़े बिल बन मजे जाएगा, से लोग जमा करा देंगे और उसके बाद दोबारा बिल लग बड़े जाएगा मजे और से 1 जान लाख 2 नहीं लाख का बिल छूटेगी। बना देते हैं ये। हाँ। जब मीटर खराब हो तो एक उसमें भाई देगा कौन, ये ऐसे ही है। राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद पर आपके साथ डेंगू के हवाले से अपडेट शेयर करते हैं कि शहर में किस तरह से लोग डेंगू से मुतासर हो रहे हैं। ये शेयर करने का मतलब ये है कि आपने एहतियात करनी है। और गुज़िश्ता रोज़ एक खातून इससे जाम बहक भी हुई, तो एहतियात ही इसका एक वाहिद हल है। बाकी जो एहतियात आपने करनी है, क्या क्या कुछ करना है, मुतासरा मरीज़ को क्या करना है, वो तो हम आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मौसम में वाज़ेह तब्दीली के बावजूद डेंगू मच्छर की अफजाइश क्यों हो रही है, क्यों लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। और फिर अब जब पूरी दुनिया जदीद इलाज की तरफ जा रही है, तो हमारे पास डेंगू के हवाले से जदीद इलाज वैक्सीन मौजूद है भी या नहीं है। हमारे साथ कंसल्टेंट फिजिशियन इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार मौजूद है। अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डेंगू के बाद तो जा रही हैं, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि क्या ये वाकई डेंगू है जिसको हम डेंगू समझ रहे हैं, ये सीज़न नहीं है। अच्छा, ऐसा है कि अब जो डेंगू है, पहले हम कहते थे जैसे कि पोस्ट मानसून पीरियड में होता है या गर्मियों में या टेम्परेट क्लाइमेट पे, लेकिन अब देखा गया है ग्लोबली भी कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो मच्छर है वो भी डिफरेंट एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना सीख गया है। सो अब लोअर टेम्परेचर्स के ऊपर भी मच्छरों का सर्वाइवल है, और क्योंकि ये मच्छर से फैलने वाली बीमारी है तो ऑब्वियसली डेंगू के केसेस भी आ रहे हैं। दूसरा, मौसम थोड़ा सा ठंडा तो हुआ है, लेकिन इतनी ठंड अभी नहीं आई कि जो मच्छर का सर्वाइवल है वो पुअर हो। जनरली जो मच्छर हैं वो 18 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पीक एक्टिविटी पे होते हैं। सो अभी टेम्परेचर बहुत लो नहीं गया। अगर 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाता है तो फिर मच्छर जो हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं और डेंगू के केसेस भी कम होने शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली, ये जो मॉस्किटो डेंगू फैलाता है, जिसे हम एडीज मॉस्किटो कहते हैं, इसकी सलाहियत ये है कि ये इंडोर रहना पसंद करता है। सो अगर आप आउटडोर देखें तो शायद ठंड है, लेकिन अगर आप कमरे के अंदर आ जाते हैं, इंडोर आते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो यानी काफी, हमारे खतरा हमारे अपने घरों के अंदर, बिल्कुल, हमारी अपनी वर्क प्लेस पे ही है। इसीलिए आपको याद होगा ना, मैंने बहुत दफ़ा आपके फोरम से बताया भी कि वो क्या जगह हैं जहाँ पे मच्छर रहते हैं। मच्छर रहते हैं मेज़ों के नीचे, सोफ़ों के नीचे, पर्दों के पीछे, तारीक और सायादार जगहों पे, जो छुप छुप के वार करने वाली जगह हैं। सो वो इंडोर ज़्यादा होती हैं। तो इंडोर भी मच्छर जो है वो, जब बाहर ठंड होती है तो मच्छर भी बहुत चालाक हैं, उनको सर्दी लगती है वो भी अंदर आ जाते हैं घर के, बिकॉज वहाँ टेम्परेचर थोड़ा एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड गर्म होता है और उनका सर्वाइवल बेहतर होता है। बिल्कुल। सो अब जिस तरह से मरीज़ मुतासर हो रहे हैं, अब हमने कुछ जदीद इलाज की भी डॉक्टर साहिबा बात करनी है। हर रोज़ 45 पेशेंट। सो मुझे ये बताइएगा कि हम जदीद इलाज की जहाँ बात कर रहे हैं, कोई ऐसी वैक्सीन, क्योंकि अभी हम उसी तरीका इलाज को शायद फॉलो कर रहे हैं।
देखिए डेंगी जो है वो एक बड़ी ट्रिकी बीमारी है। उसकी वजह ये है कि इसकी 4 डिफरेंट सीरोटाइप्स हैं, यानी 4 डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस हैं, डेंगी 1, डेंगी 2, डेंगी 3 और डेंगी 4। और ये एक दूसरे से इस तरह मुख्तलिफ हैं कि अगर एक दफ़ा आपको एक टाइप का वायरस होता है तो उसके लिए तो आप ज़िंदगी भर इम्यून हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो 3 टाइप्स हैं उससे आपको फिर बीमारी हो सकती है। सो इसके लिए इसकी वैक्सीन बनाना भी बड़ा मुश्किल काम है। एक ऐसी वैक्सीन की ज़रूरत है जो सेफ़ हो, जो इफ़ेक्टिव हो और जो चारों स्ट्रेन्स को कवर करती हो। कुछ साल पहले 2015 में एक डेंगू की वैक्सीन लॉन्च हुई थी और बड़ा ब्रेक थ्रू न्यूज़ था कि फॉर सो मेनी ईयर्स हम स्ट्राइव कर रहे थे कि कोई हमारे पास वैक्सीनेशन की फॉर्म में प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी आए, लेकिन उसे जब यूज़ किया गया और सबसे पहले फ़िलीपींस वो मुल्क था जिसने इंट्रोड्यूस किया एज ए वैक्सीनेशन प्रोग्राम डेंगू की वैक्सीन को, तो उन्होंने देखा कि बच्चों में उन्होंने शुरू किया कि अगले कुछ सालों में बच्चों में सीवियर डेंगू हो गया वैक्सीन देने के बावजूद भी। फिर इसकी रिकमेंडेशंस चेंज हुई और ये कहा गया कि वो लोग जिन्हें एक दफ़ा पहले डेंगू हुआ है सिर्फ उनको ही वैक्सीन दी जा सकती है और उसके लिए टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। जाहिर है वो इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है कि आप पहले हर एक का टेस्ट करें कि प्रीवियसली आपको डेंगू हुआ है या नहीं और फिर आप उसको वैक्सीन दें। तो वो वैक्सीन बहुत सक्सेसफुल नहीं रही। अब 2 इयर्स बैक हमारे पास एक और वैक्सीन जो है उसकी न्यूज़ आई थी और वो वैक्सीन अब अप्रूव भी हो गई है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी यूज़ हो रही है, इंडोनेशिया और बैंकॉक और सिंगापुर में भी अप्रूवल के फेज़ में है, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। क्यूडेंगा के नाम से वो वैक्सीन है, 2 डोज वैक्सीन है। लेकिन देखें वो भी वैक्सीन अभी नई आई है और जिस तरह पिछली वैक्सीन का बाद में पता चला कि उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, इसको भी अभी स्टडी किया जा रहा है। ये चारों स्ट्रेन्स को तो कवर करती है लेकिन एक स्ट्रेन की कवरेज ज़रा पुअर है और जो चौथा स्ट्रेन है हमारे पास उसका डाटा भी लिमिटेड है। सो इसलिए इसको भी बहुत ओपनली नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज़। बिल्कुल, लेकिन जाहिर है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीनेशन और प्रिवेंटिव प्रोग्राम की तरफ ही जाना है। हम प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वैक्सीन, अब फ्लू की वैक्सीन कह रहे हैं कि आप सबको लगवानी चाहिए, सो कोई ऐसी वैक्सीन भी है जो इससे बचाव को मुमकिन बना सकती है? या लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसकी सीवियर कंडीशन से वो महफूज रह सकता है अगर कोई वो वैक्सीन देखिए यही जो वैक्सीन मैं बता रही हूँ ये प्रिवेंटिव ही हैं कि डेंगू के बचाव से बचाती हैं या सीवियर डिजीज से बताती हैं या हॉस्पिटलाइजेशन से बताती हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान में ये रजिस्टर्ड नहीं है, अवेलेबल नहीं है। मैंने बताया यूरोपियन कंट्रीज़ में है, जापान में है, इंडोनेशिया में, सिंगापुर और बैंकॉक। लेकिन इस वैक्सीन की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। और अभी इसके ऊपर बहुत डाटा जो आफ्टर यूज़ डाटा होता है हमारे पास कि हम पॉपुलेशन की लार्ज स्केल वो भी लिमिटेड है और फिर इसके ट्रायल्स पाकिस्तान में भी नहीं हुए हैं। डिफरेंट जो आपकी जीन्स होती हैं मुख्तलिफ इलाकों में वो मुख्तलिफ होती हैं और मुख्तलिफ तरह रिस्पॉन्ड करते हैं लोग। हमें एक तो लोकल डाटा की ज़रूरत है स्टडी करने के लिए कि एशियन या पाकिस्तानी पॉपुलेशन में इसका कैसा इफेक्ट है और ऑब्वियसली वो ट्रायल्स दे आर ऑन गोइंग अराउंड द ग्लोब और जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी आई एम श्योर कि हम भी इन नियर फ्यूचर डेंगू की वैक्सीन और देयर आर सो मेनी अदर कंपनीज है ना। ये बड़ा हॉट टॉपिक है, मैं क्योंकि इंटरनेशनल फोरम्स पे डिस्कस हो रहा होता है तो अपडेट करना चाहती हूँ कि एक और भी वैक्सीन है जो NIH जो है वो डेवलप कर रही है डेंगू के लिए एंड वी आर वेरी होपफुल कि उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे और हम चखेंगे। लेकिन वैक्सीन के साथ साथ हमें वेक्टर कंट्रोल में भी बहुत नई नई स्ट्रेटजीज़ हैं जो अब अडॉप्ट करनी चाहिए। हम जाहिर है लोगों को ये तो ज़रूर बताते हैं कि ब्रीडिंग साइट्स को रिमूव कीजिए, जहाँ पानी खड़ा है वहाँ पानी को ड्रेन कर दें या फिर गली में कूड़ कबाड़ ना फेंकें बिकॉज वो ब्रीडिंग साइट्स बन जाती हैं। पुराने टायर्स को श्रेड ऑफ कर दें, अपने घर की छत पे ख्याल रखें नालियों में पानी खड़ा तो नहीं है, या फ्रिज की ट्रे या कूलर वाला पानी, ये सब तो बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नोवेल टूल्स भी हैं जिससे आप मच्छरों की पॉपुलेशन को सप्रेस कर सकते हैं। उसमें हम ऐसे मच्छर रिलीज़ करते हैं जो कि एनवायरनमेंट में डेंगू को फैला ही नहीं सकते। सही। और आहिस्ता आहिस्ता उन मच्छरों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और वो मच्छर जो डेंगू फैलाने का बायस बनते हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। बेस्ट ऑप्शन हमें इस प्रैक्टिस को ज़्यादा जी, दुनिया में काफ़ी 12 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो कि ये इसे वॉल्बाकिया एक ऑर्गेनिज्म है जो मच्छर में इंट्रोड्यूस कर देते हैं और वो मच्छर फिर ये सलाहियत खो देता है कि वो डेंगू को ट्रांसमिट कर सके। इसके बहुत बड़े बड़े ट्रायल्स जो हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ 12 कंट्रीज़ में हो सके हैं। स्टार्टेड इन ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद इंडोनेशिया बाली में बहुत बड़ा इसका ट्रायल हुआ, अच्छे रिजल्ट्स हैं। सिंगापुर में, मलेशिया में, नबी में पढ़ रही थी कि सऊदी अरेबिया जहाँ पे डेंगू बहुत बड़ा मसला नहीं है, उन्होंने भी ये ट्रायल्स करने शुरू कर दिए हैं क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म
हमें कोई ऐसे सॉल्यूशंस, नोवेल टूल्स चाहिए कि हम डेंगू पे काबू पाएं, बिकॉज ये है ना बहुत ही डिस्टर्बिंग था, बिकॉज ग्लोबली डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो ममालिक जहाँ पे कुछ हज़ार केसेस हुए थे वो लाखों में चले गए। अगर आप बांग्लादेश की मिसाल लें तो आपने देखा कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा अमवात हैं, और इसी तरह ब्राज़ील या पेरू जो कि अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जहाँ ये इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, वहाँ बहुत ज़्यादा अमवात हैं, 250-300 लोगों की डेथ हो गई है और हज़ारों में केसेस हैं। हमारी सारी नेबरिंग कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलाइशिया, फिलीपींस, बैंकॉक, इन सब में डेंगू के केसेस पिछले सालों के मुकाबले में 30 से 40% ज़्यादा हैं। एंड सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान। आपने देखा कि आप अब ये सीज़न आ गया, फिर भी हमें 35-40 के अराउंड फिगर रोज़ का एडअप होता हुआ है, और अलोन लाहौर में 6,500 से ज़्यादा कन्फर्म केसेस हैं। तो ये मच्छर अडेप्ट करता है, वायरस अडेप्ट करता है, और फिर कुछ शक्लें बदल बदल के इंसानों को इन्फेक्ट बिल्कुल ऐसे। अब डॉक्टर साहिबा मुझे पूछना उन लोगों के लिए, क्योंकि हम बड़े बहादुर कौम है ना, हम कोविड को अब कुछ नहीं समझते, हम डेंगू को कुछ नहीं समझते। डेंगू का इलाज लोग घर में कर रहे हैं, और खुदा न खास्ता जब हालत बहुत बिगड़ जाती है, सो कितना ज़रूरी है कि अगर आपको तशखीस हो गई है कि आपको डेंगू है तो आपने डॉक्टर के पास ही जाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मैं हमेशा एजुकेट करती हूँ लोगों को कि डेंगू एक ऐसी इलनेस है जिसमें कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, और वो अलामती होते हैं ख़तरे के, कि अगर आप में वो आ रहे हैं तो आपको कभी भी मरीज़ को घर में इलाज नहीं करना, हमेशा हॉस्पिटल में जाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर मरीज़ का बुखार उतर गया है लेकिन उसकी तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही, जनरली हम बीमारियों में समझते हैं कि जब फीवर सेटल हो गया तो आप रिकवरी के फेज में हैं। डेंगू में अगर बुखार उतर गया है लेकिन मरीज़ की तबीयत में बेहतरी नहीं है, उसको खड़े होने से आंखों के आगे अंधेरा आता है, चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, ये डेंजर साइन है। प्लीज़ फ़ौरन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रिपोर्ट कीजिए। अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से से खून आया है, जिस्म पे नील के निशान पड़े हैं, नाक से, दांतों से, पखाने के रास्ते, पेशाब के रास्ते खून आ रहा है, तो ये भी डेंजर साइन है, फ़ौरन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रिपोर्ट कीजिए। अगर पेट में शदीद दर्द है, स्पेशली ये दाएं तरफ, अगर जो ये लिवर का हमारा एरिया और गॉल ब्लैडर के एरिया होता है, इसके अंदर आपको दर्द है, शदीद वॉमिटिंग और नौजिया हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो अ डेंजर साइन, और आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। अगर पेशाब में कमी वाक़या हो गई है, कि अगर आप 2 दफ़ा या 5 दफ़ा यूरिन करने जाते थे और अब आपको लग रहा है कि मुझे तो यूरिन नहीं आ रहा, तो ये भी अर्ली साइन होता है शॉक का और डेंजर साइन है, और आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। छोटे बच्चे, वो आपको बता नहीं सकते कि पेट में दर्द हो रही है या क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से, तो दे जस्ट क्राई, वो रोते रहते हैं। तो माएँ सोचती हैं भूख लगी है, दूध दे दो, या इसी तरह टोटके घर में आजमाते रहते हैं। छोटे बच्चे जिनको डेंगू हुआ है और वो अनयूजुअल क्राई है एंड दे रिफ्यूज टू टेक फीड, वो दूध नहीं पी रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं और रो रहे हैं, उनको फ़ौरन हॉस्पिटल में और अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मशवरा करें, बिकॉज दिस कैन बी एन अर्ली साइन ऑफ शॉक, और उन पेशेंट्स को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। सही। नॉर्मली हमारे यहाँ जो आप रिवायती होती है कि आप बीमार हुए हैं, डेंगू है, तो आप अपने करीबी डॉक्टर से पास जाते हैं और सबसे पहले आपको ड्रिप्स लगा दी जाती हैं। तो ये मुझे प्रैक्टिस बताएगा, आम तौर पर वो जो बुखार की एक शिद्दत होती है उसको कम करने के लिए। अच्छा, ये मिथ्स जो है ना, ये मैं हमेशा से ब्रेक करना चाहती हूँ। 2 मिथ्स हैं जो बड़ी फेवरेट हैं। एक लोगों की ये है कि जब भी कोई बुखार या कोई इन्फेक्शन है तो बोतल ड्रिप, फरमाइशी प्रोग्राम के ऊपर उनको लगता है कि ग्लूकोज की बॉटल लगने से उनमें ऐसी ताकत आ गई है, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। और डेंगू में स्पेशली हमें बहुत कैलकुलेटेड फ्लूइड देने की ज़रूरत होती है। ड्रिप लगाना फ़ायदेमंद होने की बजाय कई दफ़ा बहुत नुकसानदेह हो जाता है। मरीज़ हार्ट फेलियर में जा सकते हैं, फ्लूइड ओवरलोड में जा सकते हैं, इसलिए बहुत कैलकुलेटेड अमाउंट में फ्लूइड देना पड़ता है, जो हॉस्पिटल सेटिंग में ही होता है। आपकी यूरिन आउटपुट को देखते हुए, ब्लड प्रेशर को देखते हुए, और आपको कितनी फ्लूइड की ज़रूरत है, कैलकुलेट करके एक मुनासिब मिकदार में फ्लूइड लगाने की ज़रूरत है। वो लोग जो मुंह से खा पी सकते हैं, जिन्हें उल्टी मतली की कैफियत नहीं है, उन्हें ड्रिप्स को डिस्करेज करना चाहिए और ओरली लेना चाहिए। फिर हम जो एक मुफ्त के मशवरे देने के बहुत हमें शौक होता है, तो जिसको पूछो ना तो वो डेंगू का अपना ही इलाज बताता है। सारे जूसेस शुरू करा देते हैं, वो कहते हैं 2-2 लीटर पानी पियो, डेंगू जाए, जैसे पेशाब में डेंगू ने एक्सक्रीट होके निकल जाना है जिस्म से। सो ओवर यूज ऑफ ओरल फ्लूइड्स इज ऑल्सो नॉट एनकरेज्ड। आप मुनासिब मिकदार में जो रिक्वायरमेंट है पानी की पीजिए, लेकिन ये जो हम पानी से हर चीज़ का इलाज करना शुरू हो जाते हैं और समझते हैं कि ये अनार सेब का जूस और करेले और का जूस और पपीते के पत्ते का अर्क
पीने से डेंगू क्योर हो जाएगा, दिस इज़ नॉट ट्रू। जूसेस की अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो ज़रूर है, लेकिन ये डेंगू का क्योर नहीं बस है। ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे टोटके इससे रिलेटेड जो लोग देखते रहते हैं, फिर अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जिन लोगों को डेंगू हुआ, डॉक्टर साहिबा 1, 1.5, 2 साल तक वो शिकायत ये करते हैं कि उन्हें वीकनेस है, कमर में मुसलसल पेन रहती है। क्या ये इतना खतरनाक है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब कर देता है? अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसलिए क्योंकि आपने कोविड में देखा कि एक बीमारी जिसे हम कहते थे लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, कि कोविड के बाद भी सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, लोगों को खांसी रहती है, सांस में तकलीफ रहती है, लेथार्जी रहती है, फीवरिश फीलिंग रहती है, इसे लॉन्ग कोविड कहा गया था। डेंगू में प्रीवियसली जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें देखा गया कि ये एक्यूट इलनेस है, इसमें कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स या लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट नहीं है बीमारी के सिम्टम्स। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने भी ये ऑब्जर्व किया, और इंटरनेशनली और भी साइंटिस्ट से मेरी गुफ्तगू होती है, कि हमने देखा कि ये लॉन्ग डेंगू टाइप सिंड्रोम भी लोगों में आ रहा है, जिसमें वो हर चीज़ को एसोसिएट करते हैं। मेरे पास तो पेशेंट आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल पहले ठीक था, मुझे जब पिछले साल बुखार हुआ है ना डेंगू का, उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी है। सो अब हम स्टडी कर रहे हैं, आई एम सून गोइंग टू पब्लिश इट अबाउट लॉन्ग डेंगू सिंड्रोम, कि वो क्या ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों में सिम्टम्स डेंगू के परसिस्ट करते हैं, या अनयूजुअली वो प्रोलॉन्ग हो जाती है उनकी इलनेस। वो उस फेज से तो एक्यूट फेज से तो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन लेथार्जी, वीकनेस, फटीग, जॉइंट पेन्स ये मुसलसल रहती हैं। सो ये अंडर स्टडी है, लेकिन अभी इसके ऊपर लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। सही। डॉक्टर साहब, मैसेज देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? मैसेज देखने वालों को यही है कि डेंगू में हमेशा कहती हूँ कि मेडिकल प्रॉब्लम हमारे लिए है, लेकिन आप सब के लिए ये एक सोशल प्रॉब्लम है, और उन सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस हम सब नहीं करना है। इट इज़ आवर लाइफ, इट इज़ आवर फाइट। हमने डेंगू को मिलजुल कर जो है वो उसका मुकाबला करना है। हम शायद इसको एलिमिनेट या इरेडिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक दुनिया में कहीं से नहीं हुई, लेकिन हम इसे कंट्रोल ज़रूर करते हैं। और कंट्रोल करने के जितने मेथड्स टेक्नोलॉजी के साथ हैं, उसके साथ साथ बड़े सिंपल मेथड्स हैं, जिसमें आपने पानी जो है वो घर में इकट्ठे नहीं होने देना। अगर आपने फूल में गुलदान में फूल सजाए हैं तो पानी चेंज कर दें। अगर पानी स्टोर किया है उसको ढक के रखें। अगर आपकी फ्रिज का या एसी का पानी ड्रिप कर रहा है कहीं तो उसको साफ़ कर लें। अपना कूड़ कबाड़ ठिकाने लगा दें। अपने छतों को ज़रूर इंस्पेक्ट करें। अभी विंटर ब्रेक आ जानी है, बच्चों को एक टास्क दें कि वो चेक करें हॉटस्पॉट को। ये चीज़ें आपको एक्टिव करेंगी। आप देखेंगे, अपने घर में नज़र दौड़ाएंगे तो आपको वाकई कोई ना कोई ऐसी जगह नज़र आ जाएगी जो कि डेंगू की अफजाइश का सबब बन रही है। तो प्लीज़ इसकी केयर कीजिए। डॉक्टर साहबा, वक्त का मैं थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सो अगर आपकी बर्थडे है, आपने हमें भिजवानी है पिक्चर्स, तो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपना फीडबैक, अपनी सजेशंस हम तक पहुंचाते रहना है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग शो प्लान करें जो चीज़ें आप देखना चाह रहे हैं। अगर आपने कोई टैलेंट है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। हम ज़रूर आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे और इसके साथ साथ लोगों से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।